हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। सीए इंटरमीडिएट का जनवरी का जो पेपर है, सीए इंटरमीडिएट जैन का पेपर 2025 का कंप्लीट सॉल्यूशन में लेके आया हूं। इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। ऑब्वियस है कि ये प्री सॉल्यूशन है। प्री सॉल्यूशन मतलब एग्जाम इंस्टीट्यूट ने अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकाले हैं, बट मैं अपने सजेस्टेड आंसर दे रहा हूं। शुरुआत में ये बात बता देता हूं दोस्तों कि क्वेश्चंस के अंदर कुछ एक दो टॉपिक्स ऐसे होंगे, जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो एक अजम्पशन लेकर कर रहे होते हैं, तो वो अजम्पशंस में भी मैच ना हो इंस्टीट्यूट के हिसाब से। तो उसके लिए आपको कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। और अगर बहुत कुछ ऐसी बातें होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूं। बट अदरवाइज मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से ये मेरे बेस्ट सॉल्यूशन है जो होने चाहिए एज पर माई सजेशन, एज पर माई गाइडलाइंस। इज दैट क्लियर एवरीवन? दोस्तों, बच्चा पूछ रहा है पेपर का रिव्यू। तो पेपर तो देखो दोस्तों, पेपर टेक्निकल था। सीए इंटर का पेपर जनवरी 2025 का पेपर आसान नहीं था। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत आसान था, मैं ये भी नहीं बोलूंगा बहुत डिफिकल्ट था, बट यस पेपर वॉज एवरेज। जो बच्चा पढ़ के गया है, अच्छे से पढ़ के गया है, अच्छे से मेहनत करी है, तो वो बच्चा जरूर क्वालिफाई कर जाएगा और एग्जामिशन लेके आ सकता है। और इसके अंदर खासा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन है वो ज्यादा इजी है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में, जो कि मैं आपको आज के पेपर में डिस्कस पूरा पूरा पेपर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सॉल्यूशन। चलो, तो पहला जो केस सिनारियो आपको पता है एमसीक्यूज है, तो मौर्य एंड कंपनी केस सिनारियो 1। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को अलग अलग तरीकों से पेपर आए होंगे, ठीक है, कोड वाइज आए होंगे। तो ये जो पेपर है इसका केस सिनारियो वाइज मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, केस सिनारियो 1 है मौर्य एंड कंपनी एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी, इज एंगेज इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। The due date of furnishing return GSTR 9 was 7/2/2020, but their accountant submitted the same on 7th of March 2020. No appeal on revision or investigation was faced in the for the said financial year by the firm. They supplied dhotis and saris to the various state government during the month of March 2024. The details of which are as follows. Supplied saris worth rupees 2,80,000 including GST at the rate of 12% to government of Tamil Nadu for तमिल न्यू ईयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 2,80,000 रुपए के उसने इंक्लूडिंग जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को साड़ीज बेची हैं। ठीक है, साड़ीज सप्लाई करी हैं। सप्लाइड धोतीज वर्थ रुपीज 3 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु फॉर द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सप्लाइड बोथ साड़ीज एंड धोतीज टू द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु न्यू ईयर वैल्यूड एट 350 इंक्लूडिंग जीएसटी at the rate of 12% per annum. The said supply was made to its government undertaking in Chennai, Tamil Nadu. Invoice issued to Andhra government in Tirupati. Okay. Now यहां तक मैं भी सर क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और आप लोगों ने भी रीड किया होगा। जो बच्चे देखो, दो प्रकार के बच्चे ये एग्जाम सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे, जिन्होंने पेपर दिया है और जो बच्चे आगे पेपर देने जाएंगे मई 2025 या फिर सितंबर 2025, उनके लिए भी ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट ने सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सीए इंस्टीट्यूट है ना, ये जितने भी अमेंडमेंट्स चीजें आती ना, अमेंडमेंट्स, उस पर बहुत ध्यान देता है। तो ये एक ना बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। आईसीआई ने सारा पेपर अमेंडमेंट से बनाया है। तो अगर आप लोगों ने अमेंडमेंट ढंग से नहीं पढ़े हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी, और अगर अमेंडमेंट्स ढंग से पढ़े हैं तो आपको इश्यूज नहीं आ सकते। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पर्सन जीएसटीआर 9 यानी एनुअल रिटर्न भर चुका है 7 फरवरी 2020 को। ड्यू डेट थी 7 फरवरी 2020 को, बट देयर अकाउंटेंट सबमिटेड ऑन 7 मार्च 2020। ठीक है, उसने रिटर्न भरी है कब? 7 मार्च 2020 को, एनुअल रिटर्न। ओके, नो अपील और रिवीजन और इन्वेस्टिगेशन वाज फेस्ड फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर बाय द फर्म। मैं क्वेश्चन की पहला पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि क्या है ये आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहला पार्ट दोस्तों, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट पता है क्या है? मौर्य कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। बच्चों, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट है कि आपको
रिटेन करके रखने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आपको याद हो तो ये 6 ईयर्स का क्लॉज होता है कि नहीं। और क्योंकि ये केस है रिटर्न फाइलिंग का, आपने एनुअल रिटर्न भर दी है, तो 6 ईयर्स फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिटर्न, एनुअल रिटर्न। और दोस्तों अगर मैं एनुअल रिटर्न के से 6 साल देखूं तो एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है? एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट दी हुई है 7 फेब 2020। तो 7 फेब 2020 से लेकर यह बनेगा 7 फेब 2020 से लेकर यह बनेगा 7 फेब 2026। तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डिटरमाइन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ टीडीएस इग्नोरिंग ब्रेकअप बिटवीन विच विल बी डिडक्टेड बाय रेसिपिएंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड टू वेरियस गवर्नमेंट्स। क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट्स इनमें इन्वॉल्व हैं, सप्लाई किया है, तो यहां पर ऐसे केस में टीडीएस कितना कटेगा? तो पहला पॉइंट है सप्लाइड साड़ीज वर्थ ₹280 इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% टू गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु फॉर तमिल न्यू ईयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई पहले तो क्या करोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको याद होगा टीडीएस के प्रोविजन कब अट्रैक्ट होते हैं, जब कभी 2.5 लाख से वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो ज्यादा। 2,80,000 है, 112 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, तो पहले तो वैल्यू निकालो कितना आया, 2.5 लाख। और फिर ये 3 लाख है, ये तो 3 लाख की, इस पर तो जीएसटी इंक्लूडिंग ही नहीं है, तो 3 लाख रुपए ये हो गया। और दोनों ही तमिलनाडु गवर्नमेंट को ही है सप्लाई, दोनों ही तमिलनाडु गवर्नमेंट को सप्लाई है। आप भी कहां के हो, तमिलनाडु के हो, तो यहां पर तो दिक्कत है नहीं, तो टीडीएस यहां पे लगेगा। सप्लाइड बोथ साड़ीज एंड धोतीज टू द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु न्यू ईयर वैल्यूड। अच्छा, किसको सप्लाई की गई है? गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। यानी जो रेसिपिएंट है वो है कहां पे, आंध्र प्रदेश। और जो लोकेशन है, सप्लायर है, सप्लायर तो हमें पता ही है कहां का है, तमिलनाडु। अब कह रहे द सेट सप्लाई वाज मेड टू इट्स गवर्नमेंट अंडरटेकिंग चेन्नई तमिलनाडु। सप्लाई कहां की गई है? सप्लाई की गई है तमिलनाडु में। जब मूवमेंट इन्वॉल्व हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बताओ? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा तमिलनाडु। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तमिलनाडु। और क्योंकि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट्स में है, बच्चों देखो, ये देखो, ये देखो, यहां पर आपको अगर मेरी बुक दिखेगी तो इसके अंदर टीडीएस प्रोविजन दिखेंगे। ये देखो, नो टीडीएस, lays down that where location of supplier and place of supply is in the same state, is in the state which is different from the state of registration। तो मतलब सप्लायर की लोकेशन क्वेश्चन में देखो क्या है, तमिलनाडु, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तमिलनाडु। ये दोनों सेम स्टेट है और डिफरेंट है डेट रजिस्ट्रेशन वाले स्टेट से, विच इज आंध्र प्रदेश। ये दोनों से अलग है, तो इसलिए ये प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी, नो टीडीएस विल बी अट्रैक्टेड। टीडीएस नहीं लगेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? टीडीएस नहीं लगेगा। सप्लायर एज वेल एज प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन स्टेट ए एंड रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन स्टेट बी, तो नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड। क्या मेरी बात क्लियर है? ये वाला केस हो गया, ये वाला केस, नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड। आपको पता है ना डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो ये उसी कारण से यहां पर टीडीएस जो है नहीं कटेगा। तो बताओ टोटल टीडीएस कटेगा बच्चों 5.5 लाख रुपए पर, और उसका 2% का टीडीएस अगर हम सीजीएसटी एसजीएसटी मिला दें तो कितना बनता है, 11,000 रुपए। तो आंसर शुड बी 11,000 रुपीज, 11,000 रुपीज। डन। मैं आगे बढ़ता हूं। 2 नंबर यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल था, बट 2 नंबर जिसने सही किया होगा उसको मिल जाएंगे, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ आगे बढ़ते हैं। In respect of excess claim of ITC under IGST, the firm would be liable to pay interest on excess availed IGST ITC amount of। अब जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफी टेक्निकल चीजें पूछ रहा है, काफी ज्यादा टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है, टेक्निकल काफी है। मतलब चीजें जो है ना वो काफी गहराई तक पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी पर, और उस पर पूछ रहा है कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो किस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़वा देता हूं यहां से।
During the month of April 24, the firm made wrong availment of excess ITC under IGST head for an amount of 1 lakh. तो 1 लाख रुपए का गलत ले लिया, तो ऑब्वियस है ये रिवर्सल करना पड़ेगा, बोलो रिवर्सल करना पड़ेगा, यानी पे करना पड़ेगा आईजीएसटी पे करना पड़ेगा. ड्यूरिंग द टाइम पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेस अवेलमेंट अप टू द सच रिवर्सल्स, आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट लेजर में ये बैलेंस पड़ा हुआ है. क्या? सीजीएसटी का 70, एसजीएसटी का 20, आईजीएसटी का 20. जब आपके पास ऑलरेडी इतना बैलेंस पड़ा है, तो जो आपको रिवर्सल करना है वो पे क्यों करने की जरूरत है? आप उस रिवर्सल को आप इसके साथ क्या कर सकते हो? एडजस्ट. बताओ, 1,10,000 रुपए बनता है और आपको पता है आईजीएसटी का जो अमाउंट होता है ना, वो किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है. सीजीएसटी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, सीजीएसटी का क्रेडिट भी आईजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है, एसजीएसटी का क्रेडिट भी और आईजीएसटी का क्रेडिट तो हो ही सकता है. तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं दोस्तों, इंटरेस्ट यहां पर नहीं लगेगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? इंटरेस्ट यहां पर नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट. बी शुड बी द करेक्ट आंसर, नो इंटरेस्ट. डन. मैं पहुंच गया हूं फोर्थ क्वेश्चन में. कह रहा है अल्फा वे इंडस्ट्रीज अ रजिस्टर्ड पर्सन डीलिंग इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑल ओवर इंडिया हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 6.75 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर is required to issue tax invoice with HSN code. आपको याद होगा जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है तो हमें क्या करना है? 6 डिजिट फॉर गुड सप्लाइड टू रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड 6 डिजिट HSN कोड दिखाने होते हैं, चाहे B2B हो चाहे B2C हो. आंसर इज डी. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है. बोलो यस और नो. देखना चाहोगे बुक के अंदर कहां दिया हुआ है? ये देखो, ये आपको दिख जाएगा. HSN कोड आपको दिखेगा काफी जगहों पर दिखेगा. वैसे आपको ये टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में दिख जाएगा. मैंने जो टैक्स इनवॉइस का चैप्टर कराया उसके अंदर आपको दिख जाएगा. ये रहा. अगर 5 करोड़ से ज्यादा हो तो कितना डिजिट दिखाएंगे? 6. समझ में आया? तो मैं क्या कर रहा हूं, साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूं कि हमने कहां पढ़ा हुआ है ये चीज. क्वेश्चन नंबर 5. मिसेस पद्मिनी, अ रिनोन्ड कथक आर्टिस्ट एंड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज carried out by her during the month of June 2024. Fees received for teaching Kathak 12,50,000. ठीक है. Fees received for teaching Kathak is 12,50,000. बच्चों, अगर आप बात करो ट्रेनिंग की, तो दोस्तों ट्रेनिंग की जो सर्विस दी जाती है ना, कथक की ट्रेनिंग दे रही है 12.5 लाख रुपए, ये एग्जेम्प्ट होता है. इस पे जीएसटी लगता ही नहीं. इस पे तो जीएसटी लगता ही नहीं. अगर आप ट्रेनिंग देते हो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, आप लोगों ने एग्जेम्पशंस का टॉपिक तो पढ़ा ही है, तो एग्जेम्पशंस के टॉपिक के अंदर आप लोग देख सकते हो कि अगर आप ट्रेनिंग देते हो कोई भी रिक्रिएशनल या फिर कोई उसके लिए कल्चरल या फिर कोई डांस फॉर्म के लिए, तो दोस्तों ये एग्जेम्प्ट होता है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता. इस पर जीएसटी जरूर लगेगा 2,75,000 पर. बोलो हाँ या ना? 2,75,000 पर जीएसटी जरूर लगेगा. इसके अलावा ये तो टीवी एंकर भाई, अब ये क्या है, ये तो अलग से काम है ना, तो ये तो टैक्सेबल होगा ही. रिसीव फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ कथक, 2.5 लाख रुपए आपने कथक परफॉर्मेंस पर, आपको ये टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है. आपको याद होगा कि अगर आप कोई ऐसा डांस करते हो तो उसमें 1.5 लाख रुपए की एक लिमिट है, उससे ज्यादा है तो ये भी टैक्सेबल होना चाहिए. बोलो हाँ या ना? इसके अलावा रिसीव फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूजन डांस, ये देखो ये 1.5 लाख से कम है, बट फ्यूजन डांस इज नॉट अ डांस फॉर्म. फ्यूजन डांस मतलब मिक्सिंग, कथक भी कर रहे हो, वेस्टर्न क्लासिक सब कुछ मिलकर, तो क्लासिक डांस नहीं है, तो यहां पर 1.5 लाख से कम है, बट ये भी टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये फ्यूजन है. क्या मेरी बात समझ में आई? तो कुल मिला के देखा जाए तो ये बनते हैं 2,75,000 प्लस 2,50,000 प्लस 145, which is 6,70,000. So answer should be C, 6,70,000. Is that clear? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर. मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन काफी बच्चों का सही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आसान था. फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों, केस सिनेरियो 2 पे आ गए हम. बहुत ही इजी, बहुत मजेदार. अगर हम लोग देखें एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर एक क्वेश्चन है. मिस्टर अनंत इज अ ट्रेडिशनल फार्मर हु हैज इनहेरिटेड 35 acre of rural agriculture land which was around 20 kilometers from the nearest town. He is cultivating in 15 acres paddy which is directly taken by rice traders. तो paddy आपको पता है एक agriculture item होती है. Another 10 acres of land is used for growing sugarcane. As per the practice, sugarcane is purchased by sugar mills
नियर बाय फॉर द विलेजेस फॉर विच द पेमेंट वॉज रिसीव बाय NEFT RTGS IMPS. ओके, रिमेनिंग एरिया इज कल्टिवेटेड फॉर मलबरी लीव्स. तो आपकी लैंड पे मलबरी लीव्स बनाए जाते हैं एंड पार्ट ऑफ मलबरी लीव्स आर यूज्ड फॉर बीइंग फेड टू सिल्क वॉर्म्स. आप सिल्क वॉर्म्स को फेड करने के लिए, उसको फीड करने के लिए आप मलबरी लीव्स को देते हो. और वो पर्पस क्या है? उसका पर्पस है सिल्क कोकून्स को ऑब्टेन करना एंड सेलिंग दीज सिल्क कोकून्स इन द मार्केट. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 मिस्टर अनंत हैज गॉट नेट इनकम ऑफ 4 lakh फ्रॉम सेल ऑफ पैडी, 3,50,000 नेट गेन ऑन सेल ऑफ शुगर केन एंड 75,000 बाय सेलिंग द मलबरी लीव्स. यार बड़ी सिंपल सी बात है. क्या ये एग्रीकल्चर है? हां. क्या ये भी एग्रीकल्चर है? यस. क्या ये भी एग्रीकल्चर है? यस. He carried out mulberry silkworm production using his mulberry leaves. मलबरी लीव्स 50,000 रुपए के उसने कहां यूज कर लिए? उसने अपनी सिल्कवर्म प्रोडक्शन के लिए यूज कर लिए. क्या ये भी एग्रीकल्चर इनकम है? यस. दोस्तों, ये 50,000 रुपए आप अपनी इनकम दिखाओगे अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, और वहां खर्चा दिखाओगे जहां पे आप ये काम करने लगे हो. क्या काम करने लगे हो? आप सिल्क कोकून्स बना रहे हो. क्या बना रहे हो? सिल्क कोकून्स. वहां के लिए खर्चा है, ये भी और ये भी, 50,000 और 2 लाख. तो अगर मैं देखूं तो नेट नॉन एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो 3,75,000 की आपने सिल्क कोकून्स बेचे, जिसमें से 50,000 और 2 लाख, यानी 2.5 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो कितना बना? 1,25,000. ये जो 1,25,000 है दोस्तों, ये नॉन एग्रीकल्चर है. क्लियरली मुझे दिख रही है. इतना आसान क्वेश्चन है कि भाई इसमें तो आपको जरूर स्कोर करना चाहिए. और 4 लाख, 3.5 लाख और 75 और 50, ये सारी की सारी हमारी एग्रीकल्चर इनकम बनेगी. क्वेश्चन क्या मांग रहा है? आओ जरा देखते हैं. क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, शुगर केन इनकम of 3.5 lakh and paddy of 4 lakh will be considered as agriculture income? No. Paddy income 4 lakh is alone exempt as agriculture income? No. Sale of mulberry leaves amounting to 75,000, paddy income of 4 lakh and sugarcane income of 3.5 lakh will also constitute agriculture income. ये ठीक है, बट इसके अंदर एक चीज मिसिंग है. आओ जरा देख लेते हैं नीचे क्या लिखा है. नहीं, बट ये 3.5 लाख रुपए पूरा कर दिया शुगर केन इनकम. शुगर केन इनकम कितनी है? 3.5 लाख थोड़ी ना है. नेट गेन ऑफ शुगर केन, अच्छा 3.5 लाख ही है. और इसके बाद आपको क्या बोल रहा है? आपने पैडी इनकम 4 लाख रुपए कमाई, 3.5 लाख शुगर केन इनकम, ठीक है. और सेल ऑफ यूज ऑफ मलबरी लीव्स. हाँ, अब मलबरी लीव्स जो है आपने 75,000 लिखे, जबकि 75 में प्लस 50 भी तो आएगा. अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो आंसर शुड बी डी. भाई आपकी यही फेयर मार्केट वैल्यू, अगर आप लोग मार्केट में बेचते हैं तो मलबरी लीव्स में इतने पैसे कमाते, तो ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी. तो एग्रीकल्चर इनकम इज 4 लाख प्लस 350 प्लस 125. क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ये हो गया हमारा 6th का ए, 6th का डी. 7th क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों. 7th क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ 375 बीइंग सेल प्रोसीड्स ऑफ सिल्क कोकून्स टू सिल्क कोऑपरेटिव्स विल कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम? नो, गलत है. द सेल ऑफ मलबरी लीव 75,000 विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम. गलत है भाई, क्या लिख रहे हो तुम? द नेट इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कोकून्स 175 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बीइंग एग्रीकल्चर इनकम. एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कैसे टैक्स से एग्जेम्पशन हो सकती है? गलत है, तीनों गलत है. नेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिल्क कोकून्स अमाउंटिंग टू 1,25,000 विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम. बिल्कुल परफेक्ट है. एंड विल बी टैक्स्ड इन आइदर बिजनेस या IFOS. करेक्ट आंसर इज डी. आप लोगों में से अगर किसी ने करेक्ट किया है तो दिस आंसर इज करेक्ट आंसर. यार बड़ा ही सिंपल है कि इसके अंदर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं. मैं क्या बताऊं, मतलब 2-2 नंबर के लिए इसमें क्या आप कर रहे हो, मेहनत समझ में नहीं आया. चलो, मतलब एक GST का इतना चैलेंजिंग था, बट ये थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन आ गया. आगे देखो, लिख रहा है एग्रीकल्चर इनकम विल बी 8,25,000 whereas gain on sale of silk cocoons amounting to 125 will be non-agriculture income. Agriculture income will agriculture income will be 825. चेक करें, ये हमने किया था ना. टोटल कर लो, ये कितना बनता है? 4 लाख, 3.5 लाख, 7,50,000 और 8,75,000. 8,75,000 बच्चों, 8,75,000 आपकी एग्रीकल्चर इनकम बनती है. ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता, गलत है. एंटायर एग्रीकल्चर इनकम, ये भी गलत है. 8,75,000 ही है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 1,25,000 से करेक्ट है. सी इज द करेक्ट आंसर. डन. तो मैं केस सिनेरियो 3 पे आ रहा हूं. बहुत ही आसान क्वेश्चन थे वाले. Mr. A transferred a house property to his wife in previous year 23-24 for inadequate consideration. Okay, she received a rent of 2 lakh from letting out of the house property
and spent 4,800 as municipal taxes. She deposited the same in the bank and earned interest of 15,000 during the previous year 23-24. Based on the answer above, answer the following MCQ. Okay. Question number 9. The income of rent and interest will be chargeable to tax in the hands of. एक बात बताओ, आप इस क्वेश्चन में देख के आपको क्या लग रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया? आपके पास रेंट आ रहा है 2 लाख, लेटिंग आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, बट ये हाउस प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आपने अपनी वाइफ को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है, और अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है तो क्या आपको जानते हैं कि जो उस प्रॉपर्टी से इनकम होगी दैट शुड बी क्लब्ड. बोलो, टू बी क्लब्ड. यस और नो? यस और नो? तो ये तो क्लब होनी चाहिए. एंड लेटिंग, और उसने वो 2 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए, ये क्लब होनी चाहिए, ये क्लब नहीं होनी चाहिए. बताओ, नॉट टू बी क्लब. ये बात समझ में आई कि नहीं? ये क्लब नहीं होनी चाहिए. बताओ क्यों? अरे भाई, ये इनकम उसने इनकम से इनकम कमाई है, इसको बोलते हैं एक्रीशन. क्या बोलते हैं इसको? एक्रीशन. तो ये क्लब नहीं होगी, वो क्लब होगी. तो क्वेश्चन ने आगे बोला है कि कौन सी इनकम किसको टैक्सेबल होगी. तो मिस्टर ए को 2 लाख रुपए टैक्सेबल होगी. गलत जवाब. 2 लाख रुपए में से अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल रहा हूं, 9th का मुझे सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं. हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल रहा हूं, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है? 2 लाख माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस कितने थे? 4,800. ये हो गया 4,800 म्युनिसिपल टैक्सेस. यस, म्युनिसिपल टैक्सेस 4,800 थे. ठीक है, मैं आ गया हूं वापस. 4,800 के म्युनिसिपल टैक्सेस थे, तो मैं इसमें से माइनस करता हूं, तो ये आ रहा है 195,200, और इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है 30%. 195,200 का 30%, 58,560. 58,560. ये माइनस करने के बाद मेरी इनकम आ रही है 136,640. 136,640. ये मेरी इनकम आ रही है बच्चों. अब ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, और वो टैक्सेबल किसको होनी थी? मिस्टर ए को होनी चाहिए थी, क्लब हो रही है. तो ये मिस्टर ए को, तो ये वाला आंसर लिखा हुआ है, और मिसेस ए को 15,000. दिस इज द करेक्ट आंसर. डी शुड बी द करेक्ट आंसर 9th का. आगे आ जाओ 10th. इफ मिसेस ए इन्वेस्ट दिस रेंट अमाउंट इन द बिजनेस एंड इनकम्स लॉस ऑफ 20,000. तो ये जो रेंट इनकम है वो अगर इन्वेस्ट कर दे बिजनेस में, तो ये पूरा लॉस मिसेस ए का ही होगा, ये क्लब नहीं होगा. अच्छा, और उसके बाद बिजनेस इनकम ऑलरेडी है 4 लाख की, तो 4 - 20, 380 हो जाएगा. और क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? 380 तो आना चाहिए. तो 380 वाले 2 ही ऑप्शन है मेरे ख्याल से. मिसेस ए 380 बिजनेस और 136, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है. बच्चे ने मेरे ख्याल से जिसने भी किया है उसने करेक्ट आंसर किया है. बी इज द करेक्ट आंसर. क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन आसान है यार ये भी. 11th क्वेश्चन. इफ मिस्टर ए ट्रांसफर्स द अबव प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, then the income from rent and interest will be chargeable to tax in the hands. अच्छा, अगर ये एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट होता ना बच्चों, तो ये इनकम क्लब नहीं होती मिस्टर ए की इनकम में. इसका मतलब है वो मिसेस ए को ही टैक्सेबल होती. तो अगर मिसेस ए को टैक्सेबल होगी तो मिसेस ए को ये टैक्सेबल होगा, और 15,000 रुपए अदर सोर्सेज में वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी टैक्सेबल होगा. यस और नो? हाँ, दोनों ही. मिसेस ए को टैक्सेबल होने चाहिए, मिस्टर ए को कुछ भी टैक्सेबल नहीं होना चाहिए. तो इसका आंसर तो मेरे हिसाब से आना चाहिए बी. बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. मेरे हिसाब से बी आना चाहिए. इज दैट क्लियर एवरीवन? एएमटी लाइबिलिटी आर नॉट अट्रैक्टेड टू चूज द करेक्ट आंसर. बताओ, एएमटी लाइबिलिटी कब नहीं लगता बच्चों? बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पता होगा. अगर आप डिफॉल्ट रिजीम ले लो ना, न्यू रिजीम, तो एएमटी नहीं लगता. तो डी इज द करेक्ट आंसर. इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, एएमटी नहीं लगता. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 एमसीक्यू का. Raju earned 25,000 from lottery, 10,000 from betting, 50,000 from online games on internet and lost 5,000 in card games. इसका क्या करें? बेकार की बात है. आपको टैक्स लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा. कितने पे लगेगा? 25,000 पे लगेगा. 10,000 बेटिंग पे भी लगेगा. 50,000 उसमें भी लगेगा. तो 35 + 50 85, पूरे 85,000 पे लगेगा भाई साहब. और आपको कोई एग्जेम्पशन, बेसिक लिमिट की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती, फ्लैट रेट लगता है.
तो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ये बहुत ही आसान था। सी इज द करेक्ट आंसर, 13th का सी इज द करेक्ट आंसर। केस सिनारियो 4, लास्ट केस सिनारियो पे आ गए हम। मिस्टर मोहन राज of Kerala, unregistered in GST, deals with supply of cosmetics items in Kerala. He ordered an iPhone for his son studying in Pune, Maharashtra, through online from e-commerce platform located in Delhi. He gave his Kerala address for billing and his son's hostel address in Maharashtra for delivery. The supplier in Delhi dispatched the ordered phone from his godown in Karnataka. ध्यान से सुनना, आपने कॉस्मेटिक सप्लाई किया विद इन केरला, नहीं आप डीलर हो केरला के, ओके केरला के डीलर हो, आपने अपने बेटे के लिए आईफोन बुक किया है जो कि महाराष्ट्र में रहता है, और थ्रू ईसीओ किया है, थ्रू ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लोकेटेड इन दिल्ली। ही गिव्स हिज केरला एड्रेस फॉर बिलिंग, अच्छा केरला एड्रेस दिया है बिलिंग के लिए, एंड हिज सन्स हॉस्टल इन महाराष्ट्र फॉर डिलीवरी, ठीक है, और उसका सन का जो हॉस्टल है वो महाराष्ट्र है डिलीवरी के लिए। द सप्लायर इन दिल्ली डिस्पैच्ड the order from his godown in Karnataka. He applied for registration under GST in state of Kerala during the month. अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पे लेके आता हूं 14th पे। इन रिस्पेक्ट ऑफ आईफोन ऑर्डर्ड एंड डिलीवर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी, क्या होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई? अगर हमने आईफोन ऑर्डर किया और डिलीवर किया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? ध्यान से सुनना इस बात को बच्चों। अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर हम लोग लगाएं ट्रांजैक्शन जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, यानी सेक्शन नंबर 10(1)(a) जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो हम लोग देखते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए जहां पर जाके मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है। इज दैट क्लियर? अब मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है कहां पे बताओ? मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है बताओ कहां पे? उसके पुणे महाराष्ट्र में, बोलो हाँ या ना? महाराष्ट्र में तो हो रही है मूवमेंट जो एंड हो रही है, यस और नो? यस और नो, महाराष्ट्र हो रही है ना? तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या ही दिक्कत है? वैसे ना एक ईसीओ के ऊपर एक सर्कुलर आया था रिसेंटली जो कि इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट वाले टॉपिक में डाला हुआ है। अमेंडमेंट में अगर आप वो अमेंडमेंट पढ़ो ना, उसके अंदर सर्कुलर के अंदर ये क्लैरिफाई किया है कि जब भी कभी कोई सर्विस ईसीओ के थ्रू दी जाती है, जब भी कभी कोई सर्विस ईसीओ के थ्रू दी जाती है, सॉरी गुड्स ईसीओ के थ्रू सप्लाई किए जाते हैं, तो ऐसे केस में अगर दो एड्रेस दिए हों, डिलीवरी एड्रेस और बिलिंग एड्रेस, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द डिलीवरी एड्रेस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी डिलीवरी एड्रेस एंड डिलीवरी एड्रेस इज महाराष्ट्र। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट किया है जिसने भी ये किया है, बहुत बढ़िया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई लायबल अंडर आरसीएम ऑफ मिस्टर मोहन राज। अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या होगा। वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई पूछ रहा है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2024 ही परचेज्ड गुड्स वैल्यूड 5 लाख फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई आउट ऑफ द अबव परचेज। ही गिफ्टेड स्टॉक वर्थ ₹2 लाख टू हिज डॉटर। क्या ये भी सप्लाई माना जाता है? यस, विदाउट कंसिडरेशन। ही सप्लाइड स्टॉक वर्थ ₹150 टू अनरजिस्टर्ड बायर इन केरला। ठीक है, ये भी सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है। अनरजिस्टर्ड को दिया है किसी को। क्वेश्चन ने मांगा क्या है? वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कितनी बन रही है? वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कितनी बन रही है? ओके, अच्छा ये तो परचेज्ड है, ओके, ये तो इनवर्ड सप्लाई है, तो ये तो आउटवर्ड है ही नहीं। आउटवर्ड में ये 1.5 लाख रुपए आउटवर्ड है कि नहीं है? ये तो है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए तो आउटवर्ड है। आगे आ जाओ। मोहन राज पेड 10,000 टूवर्ड्स रेंट टू लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर शॉप टेकन ऑन रेंट। अगर आपको ये बात याद है, मोहनराज ने यहां पर जो सर्विस ली है ना, टूवर्ड्स रेंट टू लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो गवर्नमेंट से आपने रेंटल सर्विस ली है ना? और जब आप ऐसा रेंटल सर्विस पे लेते हो ना और आप रजिस्टर्ड हो, तो ऐसे केस में ये रिवर्स चार्ज लग जाता है। तो रिवर्स चार्ज है ये,
रिवर्स चार्ज है, यू आर लायबल टू पे जीएसटी ऑन दिस अमाउंट 10,000। क्या ये बात क्लियर है? इस 10,000 पे आप ही जीएसटी देंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 5 लाख रुपए की इनवर्ट सप्लाई थी जिसमें से 2 लाख रुपए का डॉटर को दे दिया, ये भी आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा, डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। और 1.5 लाख रुपए का ये आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा। और 10,000 रुपए का ये इनवर्ट सप्लाई है ऑफ आरसीएम, है ना, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को देते हैं रेंटिंग की सर्विस, तो हु इज लायबल टू पे जीएसटी? रेसिपिएंट। तो दोस्तों ये वो वाला केस है। तो यहां पर इंक्लूडिंग सप्लाई अंडर आरसीएम बोल रहा है, कितना वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है आरसीएम मिला के, तो ये बनेगा 3,60,000 रुपए। सी इज द करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे ने ये आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। 2 + 1.5 + 10। क्या ये बात सबको क्लियर है? अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय मिस्टर मोहन राज फॉर द मंथ ऑफ जून 2024 इंक्लूडिंग आरसीएम ट्रांजेक्शन इफ एनी विल बी ईच अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना बनेगा? आईटीसी कितना बनता है इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें? तो दोस्तों आईटीसी की अगर मैं बात करूं, तो आईटीसी की अगर मैं बात करूं कितना बनता है, वो है 5 लाख रुपए इनवर्ट सप्लाई। और ये इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर आपने गुड्स के ऊपर कितना जीएसटी पे किया होगा? 12%। हाँ या ना? यस और नो? क्वेश्चन बोल रहा है अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, इंक्लूडिंग आरसीएम ट्रांजेक्शन। तो 5 लाख रुपए की इनवर्ट सप्लाई है जिसके ऊपर आपने डॉटर को दे दिया, चलो वो तो बात की बात है। बट अगर हम बात करें कितना अमाउंट होगा ईच, तो भाई देखो 5 लाख पे तो जीएसटी जाएगा इनवर्ट सप्लाई, तो इस 5 लाख रुपए को तो इंक्लूड करना चाहिए। इनवर्ट सप्लाई है ना, तो 5 लाख का कितना? 12%। 12% अगर हम लोग देखें तो बनते हैं 60,000। 60,000 तो है नहीं, एक्चुअली ये अलग अलग करके लिखा है, सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग लिखा है। 5 लाख का 12%, रुक जाओ, और क्या है? ये तो आएगा नहीं, ये तो आउटवर्ड सप्लाई है। इनवर्ट सप्लाई में और भी कुछ दिया था, 10,000 रुपए, ये वाला आएगा, है ना, ये वाला आएगा। तो 10,000 रुपए के ऊपर, अच्छा इस पे ये तो जीएसटी नहीं लगेगा, बताओ। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, पर्सनल रेजिडेंस के लिए दिया है, नो जीएसटी, इस पे लगेगा सर 10,000। ये इनवर्ट सप्लाई है, इस पर आईटीसी भी मिल जाएगा। हाँ, इनवर्ट सप्लाई को आपको याद होगा पेड बाय कैश लेजर पे करना होता है, बाय कैश लेजर पे करना होता है अगर रिवर्स चार्ज भरा होता है, बट आपको आईटीसी मिल जाता है पे करने के बाद। तो इस 10,000 रुपए के ऊपर कितना परसेंट? 18% लगा होगा। तो 10,000 रुपए, इसका 18% इज 1,800 रुपीज, तो ये बनेगा 61,800 रुपीज। अगर मुझे आधा आधा करना है तो दोस्तों आधा आधा का मतलब हो गया डिवाइड बाय 2, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये 30,900 बनेगा, 30,900। क्या ये बात क्लियर है? 30,900। समझ में आया कि नहीं? तो 5 लाख का 12% 60,000, 10,000 का 18% 1,800, और ये बनेगा 61,800 टोटल डिवाइड बाय 2, क्योंकि मेरे को सीजीएसटी का निकालना है और एसजीएसटी का अलग अलग बताना है। तो 30,900 ईच इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये दोस्तों हमारे एमसीक्यूज फिनिश होते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है एमसीक्यूज में अगर आपके 16 क्वेश्चन है ये वाले, और इसमें से शायद 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, बाकी सारे 2-2 नंबर के थे, तो आपका करीब जो 30 नंबर है ये इजिली स्कोर किए जा सकते हैं, इजिली स्कोर किए जा सकते हैं। जैसे ए 1-1 नंबर का था, तो 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे मेरे को लगता है, और तो इस हिसाब से 30 मार्क्स का बनता है। तो मेरे को लगता है आप अपना स्कोर जरूर बताना एमसीक्यूज में कितना स्कोर बनता है। बट मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं, 20+ आपको आने चाहिए इस एमसीक्यूज के अंदर, एटलीस्ट मिनिमम 20+ तो बनते हैं भाई, ठीक है।
डिस्क्रिप्टिव में अगर मैं बात करूं तो डीटी का तो मैंने आपको बताया, जैसे कि काफी आसान लग रहा है डीटी का। चलो भाई, तो स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें हम लोग। अब जो पेपर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स से। और काफी इजी है दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो काफी इजी है। अगर हम लोग देखें, ये आपके पास एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है बच्चों। सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आ चुका है, आज से मतलब मैं कहूं 4 या 5 अटेम्प्ट पहले, ठीक है। अगर आप देखोगे पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन, मतलब इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल ऐसे दी हुई है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेम ही टेप दिया है, सिर्फ फिगर्स में चेंजेस कर दिए हैं बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि काफी आसान क्वेश्चन था कंपैरेटिवली, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है फाइनली, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 24-25 इफ यू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, यानी ओल्ड रजीम में करना है हमें। किस में करना है? ओल्ड रजीम, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कैसे कैसे करना है। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे, अगर मैं पीजीबीपी इनकम निकाल रहा हूं तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट कितना दिया? 8,59,000, हाँ या ना? प्लस एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड। बच्चों ये डॉक्टर है जिसकी रिसिप्ट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, आपको यहां पर बताना है कि कौन कौन से खर्चे इसमें एड बैक करने हैं। तो कौन से खर्चे? सैलरी टू स्टाफ की अगर हम बात करें तो इस पे कोई नोट दिख रहा है क्या? पेमेंट टू सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ टू सिस्टर इन लॉ ऑफ मिस्टर रोहित हु वाज इन चार्ज ऑफ अकाउंट्स एंड रिसीवेबल डिपार्टमेंट, हाउएवर इन कंपैरिजन टू सिमिलर वर्क प्रोफाइल द रीजनेबल सैलरी एट मार्केट वैल्यू। पहली बात, सिस्टर इन लॉ रिलेटिव होती नहीं इस डेफिनेशन के अंदर, ये कोई गिफ्ट वाला अदर सोर्सेज वाला रिलेटिव नहीं है। इसके अंदर सिस्टर तो आती है बट सिस्टर इन लॉ नहीं आती। तो दोस्तों इस रिलेटिव में डेफिनेशन में क्योंकि नहीं आती है तो इसलिए इसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगी, नो ट्रीटमेंट। क्या ये बात क्लियर है? नो ट्रीटमेंट। आगे आ जाओ। इसके बाद आपको दिया एडमिन एक्सपेंसेस, इस पे कोई नोट है क्या? एडमिन एक्सपेंसेस पे कोई नोट है क्या? एडमिन एक्सपेंसेस पे मुझे कुछ नोट दिख रहा है, दैट इंक्लूड्स अ सम ऑफ ₹10,000 पेड एज म्युनिसिपल टैक्स फॉर हिज हाउस। अपने घर के लिए म्युनिसिपल टैक्स दे दिया और भाई साहब वहां पे डाल दिया, क्या कर देना चाहिए? एड बैक कर देना चाहिए। आगे आ जाओ। कन्वेंस एक्सपेंसेस, कोई नोट है क्या कन्वेंस एक्सपेंस पे? कन्वेंस एक्सपेंस इंक्लूड अ सम ऑफ 12,000 इनकर्ड फॉर कन्वेंस फ्रॉम हाउस टू केयर हॉस्पिटल। ये तो जॉब वाली लोकेशन है, जॉब के लिए 12,000 रुपए आपका जाना और आने का खर्चा होता है, 12,000 रुपए जाने का और वाइस वर्सा इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी 24,000 रुपए। तो ये पूरे के पूरे 24,000 रुपए क्या होना होगा? डिसअलाउ, हाँ या ना? पूरे डिसअलाउ होंगे। पावर एंड फ्यूल चार्जेस, पावर एंड फ्यूल पे भी एक नोट है, ये पॉइंट हो गया है और ये पॉइंट भी हो गया। पावर एंड फ्यूल पे एक नोट है, दैट्स इंक्लूड 6,000 फॉर जनरेटर फ्यूल ऑफ प्रोवाइडिंग पावर बैकअप टू टेनेंट। तो ये 6,000 रुपए पावर फ्यूल का टेनेंट के लिए, यानी हाउस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, तो ये एड बैक करना पड़ेगा। हम तो पीजीबीपी की बात कर रहे हैं तो 6,000 प्लस कर दो, ये भी हो गया। आगे आ जाओ। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, अब घर के लिए लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट है। ये घर वो घर नहीं है जिसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हो, यहां से क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा एड बैक। और इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इसके ऊपर डिडक्शन मिलती है दोस्तों 80E में, तो ये यहां पर क्या करना पड़ेगा? एड बैक। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन 25,000 रुपए, 100% डिडक्शन मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चेक कर लेता हूं क्या कोई और पॉइंट तो नहीं रह गए। ये हो गया। डेप्रीसिएशन, दोस्तों आपके पास क्लिनिक इक्विपमेंट है जो 1 लाख रुपए की है, फ्रेश परचेज मेड ऑन 28 अगस्त 2023, 25,000 वॉज पेड इन कैश, इसका तो डेप्रीसिएशन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 20,000 10,000 से ज्यादा आपने कैश में दे दिया तो आपको डेप्रीसिएशन इस पर मिलेगा ही नहीं। इस 1 लाख पर मिल जाएगा 15% के हिसाब से। तो डेप्रीसिएशन आप लोगों ने यहां पे डाला नहीं हुआ तो क्लेम कर लेते हैं 15,000 रुपए का डेप्रीसिएशन। क्या ये बात सबको क्लियर है? ट्यूशन फीस पे की फॉर ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर के लिए ट्यूशन फीस पे करी, पोती के लिए भाई साहब नो डिडक्शन, 80C में भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप अपने बच्चे के लिए ट्यूशन फीस पर पे करते हो तो उस पर मिल जाती है, पर इस पे नहीं मिलेगी। और बस 8 लाख रुपए का लोन है और इस पे जो इंटरेस्ट है इसकी डिडक्शन 80E में मिल जाएगी, प्रिंसिपल का कुछ नहीं होगा, इसको भी छोड़ दो। अब बस क्रेडिट साइड रह गई है। कंसल्टेशन फीस दी हुई है आपको, वो तो ठीक है, वो इनकम है। सैलरी इसके अंदर नहीं आनी चाहिए थी, हटा दोगे 1,80,000। और रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज 78,000। और डिविडेंड ये कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में। तो बताओ
कितना आएगा, ये हमारी पीजीबीपी इनकम आनी चाहिए। चेक कर लेना आप लोगों का क्या आंसर आया। मेरे हिसाब से आना चाहिए 8,59,000 प्लस 10,000 प्लस 24,000 प्लस 6,000 प्लस 1 लाख प्लस 26,000 माइनस 15,000 माइनस 180 माइनस 78,000 माइनस 10,000। तो दिस शुड बी 7,42,000। मेरे हिसाब से पीजीबीपी इनकम आनी चाहिए 7,42,000। क्या ये बात क्लियर है? पीजीबीपी आ गई। अब ऐसे ही आप हाउस ऑपरेटी भी निकाल लो। आपको 78,000 का हाउस ऑपरेटी इनकम दी है। अच्छा, उससे पहले सैलरी दिया हुआ है, सैलरी को सॉल्व करो। कितने की सैलरी इनकम दी है? आपको दिया है 13,000 रुपए की बेसिक पे है, 2,000 रुपए आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, 2,000 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। तो ये 15,000 रुपए की, और ये 2,000 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, तो ये 15,000 हो गया। सैलरी की इनकम अगर हम बात करें तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया 180। इसके अलावा आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया अपने बेटे के लिए अपने ही हॉस्पिटल से, जो जहां पे आप काम करते हो, हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। बच्चों ये मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होती है, वाली मेडिकल फैसिलिटी ये वाली एग्जेम्प्ट होती है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया नील। तो एक 80 आएगा ग्रॉस सैलरी, और इसमें से आपको मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए। तो आपकी सैलरी इनकम हो जाएगी 130 हो जाएगी सैलरी इनकम। चेक कर लेना, सैलरी इनकम 130 होनी चाहिए। इसके बाद आ गए हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे, और हाउस प्रॉपर्टी इनकम में बताया कि 2 प्रॉपर्टीज है, एक आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक लेट आउट है 50-50%। और आपका घर बना ही 1 अक्टूबर 2023 से है, तो आपने रेंट पे दिया 10,000 रुपए पर मंथ। तो 1 अक्टूबर 2023 से दोगे तो 10 महीने का कितना, 6 महीने का कितना बनेगा? 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए शुड बी द रेंट। टेनेंट ऑल्सो पेज 3,000 एज अ पावर बैकअप चार्जेस। तो क्या ये फैसिलिटीज का रेंट नहीं हो गया? हाँ, तो ये जाएगा दोस्तों अदर सोर्सेज में। कहा जाएगा? अदर सोर्सेज में। तो बच्चों मेरी अदर सोर्सेज इनकम तो चलो बात की बात करते, पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल लेते। हाउस प्रॉपर्टी में मुझे एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड दिख रही है और एक प्रॉपर्टी लेट आउट दिख रही है। और अगर हम देखें तो इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो यहां पे तो नील ही आ जाएगा, बट लेट आउट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा 60,000 रुपए। माइनस करेंगे इसमें से क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस, विच इज यहां नील। और यहां पे म्युनिसिपल टैक्सेस की अगर हम बात करें तो म्युनिसिपल टैक्सेस कितने दिए हैं? तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है 4,000 और 6,000, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन पेड बेसिस पे मिलती है। तो ये पूरे 10,000 रुपए की आप डिडक्शन यहां पे क्लेम कर सकते हो। बड़े 10,000 तो पूरी प्रॉपर्टी का दिया होगा ना, 5,000 तो बर्बाद हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। 5,000 रुपए की डिडक्शन यहां क्लेम कर लोगे तो ये आएगा नील, ये आएगा 55, और यहां पे आएगा एनुअल वैल्यू, यहां पे आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। 55,000 का 30% इज 16,500, और इसके बाद माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि लोन आपका इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही हुआ है ना ऑलरेडी, 60,000 और 40,000। बच्चों ये पूरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं होगा, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इसी साल का है। तो पूरे के पूरे इंटरेस्ट के ऊपर रिडक्शन प्रीवियस ईयर की इंटरेस्ट की मिल जाएगी 60 और 40, 1 लाख, बट आधी आधी मिलेगी ना, 50-50 हो जाएगी। 50-50 में से भी सेल्फ ऑक्यूपाइड में 30 ही मिल पाएगी। बताओ क्यों? क्योंकि ये लोन जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है, रिकंस्ट्रक्शन। और अगर आपको याद हो कंडीशंस, तो परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं तो आपको पूरे 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट रिडक्शन मिलती है, और यहां आप 30,000 से ज्यादा क्लेम नहीं कर पाओगे। तो मेरा आंसर होगा ये, और यहां पे पूरा 50,000 क्लेम कर लोगे। तो ये हो गया, बताओ ये नेगेटिव आ गया 30,000, और ये आ गया 55,000 माइनस 16,500 माइनस 50,000 विच इज इक्वल टू 11,500। तो बच्चों अगर मैं देखूं तो कुल मिला के हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनती है नेगेटिव 41,500, नेगेटिव 41,500। क्या ये बात क्लियर है? ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। सैलरी की इनकम मैंने वहां निकाली ली। अदर सोर्सेज की बात भी कर लेते, मैं यहीं पे बात कर लेता हूं बच्चों। अदर सोर्सेज में सिंपली ये इनकम तो जाएगी मेरी अदर सोर्सेज में, हाँ या ना? अदर सोर्सेज में 10,000 रुपए तो जाएगी। इसके अलावा डिविडेंड इनकम के अलावा वो जो पावर बैकअप चार्जेस वाले नहीं थे, है ना, रेंट ऑफ पावर बैकअप, तो वो था कितना? 3,000 रुपए महीना। तो 6 महीने का हो गया 18,000, और उसमें से मैंने पावर एंड फ्यूल का कुछ खर्चा भी किया है टेनेंट के लिए। तो बताओ वो खर्चा उसमें से माइनस हो जाएगा। हमने यहां पढ़ा था नोट में, यस ये रहा 6,000, तो वो माइनस हो जाएगा। तो 18,000 माइनस 6,000, तो ये आएगा 12 ये और 10 ये, टोटल हो गए अदर सोर्सेज में 22,000। क्या ये बात क्लियर है? खत्म दोस्तों, ये मेरी हो गई 80, ये मेरी सारी हो गई इनकम्स। बस अब आपको टोटल इनकम निकालनी है, ग्रॉस टोटल इनकम आप निकाल लोगे, और फिर आप डिडक्शन माइनस कर दोगे सेक्शन नंबर 80C to 80U।
और इसके अंदर मुझे डिडक्शन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो डिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सिर्फ यही दिया हुआ है, इसकी डिडक्शन मुझे मिलेगी नहीं और इसकी मिल जाएगी 26,000, तो 80 की डिडक्शन बस मिल जाएगी, खत्म, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अगर आप कहते हो तो मैं ग्रॉस टोटल इनकम देखो लिख देता हूं। ग्रॉस टोटल इनकम मेरी बनेगी 7,42,000 प्लस 22,000 प्लस 1,30,000 प्लस और क्या निकाला था, माइनस 41,500, तो ये आ रहा है 8,52,500 और इस पर आपको 80E की डिडक्शन जो कि मिलेगी 26,000 रुपए। तो मेरी टोटल इनकम आ जाएगी 26,000 माइनस करने के बाद 826,500। ये आ गई मेरी टोटल इनकम जिसपे मुझे टैक्स देना होगा। ओल्ड रिजीम का क्वेश्चन था तो आप लोग कर ही लोगे, बोलो हाँ या ना। ओल्ड रिजीम का क्वेश्चन था और 865 है तो आप इसका 3 लाख रुपए वाला रिजीम टैक्स निकालेंगे, पहले 3 लाख पर 0, 3 से लेकर 5 लाख पर 5%, इस प्रकार, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 15 नंबर के लिए बढ़िया है, आपके मार्क्स आने चाहिए 15 मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है यहां पर, अगला क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूं ये है स्लम सेल। दोस्तों कैपिटल गेन में स्लम सेल का टॉपिक आसान क्वेश्चन है, स्लम सेल का टॉपिक अगर मैं देखूं तो मैंने इसको सॉल्व किया है। कैपिटल गेन का ये स्लम सेल का जो टॉपिक है इसके अंदर आपको पता है क्या करते हैं, सेल कंसिडरेशन चाहिए होती है। आप देखो स्लम सेल आपने कितने का किया, 40 लाख का, फेयर मार्केट वैल्यू दी है 35, विच एवर इज हायर लेंगे तो यहां पर लेंगे सेल कंसिडरेशन 40 लाख, बोलो हाँ या ना। माइनस करेंगे इसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जो कि दिया है 1.5 लाख, आसान है। माइनस करेंगे नेटवर्थ, नेटवर्थ आपको पता है कैसे निकालते हैं, नेटवर्थ निकालने के लिए हमें चाहिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, बोलो हाँ या ना। और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज में मुझे क्या दिख रहा है, ये देखो यहां पे कुछ एसेट्स दिए हुए हैं, बिल्डिंग 18 लाख, डेटर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। लिखा है बैंक लोन 2 लाख रुपए का ना पर्सनल पर्पज के लिए, तो इसमें से 2 लाख रुपए हटाने होंगे, इसमें से 2 लाख रुपए हटा दो, तो इसको मैं काट के 3 लाख ही लिख देता हूं, 2 लाख कट गया। मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 जिसकी आपने 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD ले ली, तो मशीनरी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसमें से हटाना पड़ेगा, यानी मशीनरी रह जाएगी 4.5 लाख की। और अदर एसेट्स में गुडविल है 60,000 रुपए का जो कि एक सेल्फ जनरेटेड है, तो सेल्फ जनरेटेड है तो वो तो बैलेंस शीट में आ ही नहीं सकता, सेल्फ जनरेटेड कहीं बैलेंस शीट में थोड़ी ना आता है, तो ये आना चाहिए था 3 लाख रुपए। क्या ये बात क्लियर है? अनसिक्योर्ड लोन 1 लाख फ्रॉम द अमाउंट पेबल परचेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट फॉर हिज वाइफ, पर्सनल हो गया ये भी, तो ये भी 1 लाख रुपीज का हटाना होगा, 1.5 लाख रुपए आएगा। तो बच्चों अगर मैं देखूं तो मेरे एसेट्स हो गए 18 लाख प्लस 5 लाख, 18 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 3 लाख रुपीज माइनस 3 लाख रुपीज माइनस 1,50,000 माइनस 4,10,000, तो ये बनेगा 2190। 2190 बच्चों 2190 मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये मेरा आएगा कैपिटल गेन, मेरा आ गया कैपिटल गेन। इतना आसान क्वेश्चन है भाई, 40 माइनस 1.5 लाख माइनस 2190 विच इज इक्वल टू 16,60,000, 16,60,000। डन एवरीवन। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए आपसे, आसान क्वेश्चन है। अच्छा शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है कि डिवीजन कब स्टार्ट किया होगा, डिवीजन कब स्टार्ट किया होगा 15-16 में, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इंडेक्सेशन तो मिलती नहीं आपको पता ही है। आगे आ जाओ दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं सेकंड के बी पे, और इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो इसमें लिखा है मिस्टर गणेश whose professional receipts for the year ended 31st March 24 were 1.25 CR has made the following payments to Mr. Rajesh, a chartered accountant who has multi-faceted activities, examine TDS provisions। आपको TDS provisions बताने हैं। प्रोफेशनल फीस फॉर अ कंसल्टेंट 32,450, 15 जून इंक्लूडिंग जीएसटी है। आपको पता है कि जो 30,000 रुपए तक होता है तब तक जीएसटी नहीं लगता है ना, 30,000 रुपए से कम होता है जीएसटी नहीं लगता है, ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो हमें इसको पहले तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी करना पड़ेगा। 32,450 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, तो जब मैंने ऐसे किया तो ये हो गया 27,500। दोस्तों क्योंकि ये 30,000 से कम है तो जीएसटी लगेगा ही, सॉरी टीडीएस लगेगा ही नहीं, नो टीडीएस। क्या ये बात क्लियर है?
फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। रॉयल्टी पेमेंट फॉर द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाय वेरियस क्लाइंट्स, 2.5 लाख रुपए। अब ये जो है इस पर टीडीएस कटेगा कि नहीं? यस, इस पे कटेगा। इस पे कटेगा 10% अंडर सेक्शन 194J, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टीडीएस इस पर देना होगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ गणेश 20,000। देखो यहां पर भी 20,000, यहां पर अलग सर्विस है, 20,000 रुपए की फीस है, 30,000 से कम है, तो इस पे भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और फीस फॉर टीचिंग अकाउंटेंसी टू हिज सन, ये पर्सनल हो गया, इस पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इस पे तो कोई टीडीएस कटने का मतलब ही नहीं बनता। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, तो यहां पे टीडीएस कटना चाहिए, बस खत्म कहानी। आगे आ जाओ, थर्ड का ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। वैसे तो हम लोगों ने किया है और इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट के अंदर एमएसएमई, अगर आपको याद हो, वो सेक्शन नंबर 43B के अंदर बताया था, माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को एक्सप्लेनेशन देनी है, यानी उसका मीनिंग देना है, तो हमें उसका मीनिंग कैसे देना है। तो देखो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट किया मुझे नहीं पता, बट एक क्वेश्चन ऑप्शन में था, आप छोड़ने को छोड़ सकते थे इसमें। तो माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट, जिसकी इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, और अगर मैं बात करूं एंड टर्नओवर 6 करोड़ रुपए तक होती है, सॉरी 5 करोड़ रुपए तक होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो कंपनी। और जो स्मॉल होती है उसके अंदर क्या होता है? जब स्मॉल कंपनी है उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक, और जो टर्नओवर है वो कितनी, 50 करोड़ तक। अगर ये कंडीशंस मैच होती हैं तो आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज माने जाते हो अंडर एमएसएमई, और आप 43B का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। 43B में यही बोला गया था कि आप अगर एमएसएमई, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट करते हो तो आप जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। ये कैश बेसिस पर डिडक्शन मिलती है और एक्रू बेसिस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, टाइम पीरियड के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? थर्ड का बी पार्ट, Mr. Prem has following assets on 1423, machinery costing 4 lakh which was used for scientific research relating to business and deduction 35 was allowed 40,000। यार देखो 4 लाख की मशीनरी है, इसमें से साइंटिफिक रिसर्च के लिए 40,000 रुपए है जिस पर पूरा डिडक्शन मिल गई, तो कितने पे डिडक्शन नहीं मिली? 3,60,000 पे। तो 3,60,000 पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। बोलो 3,60,000 पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से, हाँ या ना? आगे आ जाओ। अ लैपटॉप रिसीव द गिफ्ट, क्योंकि क्वेश्चन में ना आपसे मांगा भी डेप्रिसिएशन ही गया है। लैपटॉप रिसीव किया फ्रॉम फ्रेंड कॉस्टिंग 60,000, इट वाज परचेज ऑन 1/4/22। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, 60,000 रुपए का गिफ्ट में मिला था आपको 1/4/22 को, तो आप क्या करोगे? वही आपकी कॉस्ट बन जाएगी 60,000 रुपए माइनस, आप क्या करोगे? इस पर डेप लगा दोगे, क्योंकि मेरे को आज की वैल्यू चाहिए होगी 1/4/23। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कभी कोई चीज ऐसे गिफ्ट में मिलती है ना, तो हम लोग उसका डेप निकाल के आज की एक्चुअल कॉस्ट पे पहुंचेंगे। आज की एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालोगे? 60,000 रुपए के ऊपर 40% का डेप विच इज 24,000, ये माइनस करने के बाद 36,000, और 36,000 हमारी हो गई 1/4/23 की वैल्यू, हाँ या ना? और इस 36,000 रुपए के ऊपर आप लगा दोगे कितना? 40%। डन। और क्या ये बात सबको क्लियर है? और बस मेरे ख्याल से यहां तक तो ये ठीक है। आगे आ जाओ। टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया, देखो इसका जनरली क्वेश्चन आने का चांस पता नहीं कैसे पूछ लिया। टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर पे ना डेप्रिसिएशन का रेट 40% लगता है, ठीक है? और इस पर अगर डेप्रिसिएशन, अगर आपने स्टडी मैट पढ़ा हो तो उसके अंदर आया होगा 70,000 का 40% का डेप मिलना चाहिए था, और क्योंकि दिसंबर 23 को है तो पुट टू यूज है लेस देन 180 डेज, तो हाफ इस पर डेप मिलना चाहिए था, यानी 14,000 इस पर मिलना चाहिए था। ये था क्वेश्चन, ठीक है? पहले 2 पार्ट तो मुझे लगता है आसान होंगे, शायद आप लोगों ने इसमें शायद कुछ गलती कर दी हो तो कर दी हो, बट याद रहे टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर पे 40% है। टेम्परेरी अगर मशीनरी, टेम्परेरी कोई, अगर हम बात करें और कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात करें तो उसमें 30% होता है, बट यहां पर वुडन स्ट्रक्चर है तो यहां पर 40% मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? मैं आ गया हूं बी पार्ट पे। मिस्टर एक्स 83 ईयर्स की एज है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, गिव्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, ठीक है। टोटल इनकम का नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। इंस्टॉलमेंट रिसीव, अगर आपको याद होगा मैंने आपको सेक्शन नंबर, मैं कैपिटल गेन के अंदर बोलता हूं अक्सर कि बच्चे प्लीज सेक्शन नंबर 47 पढ़ लो। तो 47 ट्रांजैक्शन नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर के अंदर रिवर्स मॉर्गेज के ऊपर एक पॉइंट है। रिवर्स मॉर्गेज में अगर कोई इंस्टॉलमेंट मिलती है दोस्तों, ये एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 43, ये बात वहां लिखी हुई है, तो ये एग्जेम्प्ट होगी, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट
ये टैक्सेबल होगी 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग्स ये भी टैक्सेबल होगी। पेंशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फैमिली पेंशन होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही है 4.5 लाख, ठीक है, फैमिली पेंशन की होगी तो ये 4.5 लाख रुपए ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी में। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डाइनिंग टेबल चेयर्स, देखो डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स ये गलत नहीं लग रहा, डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स आर नॉट अ कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट होते ही नहीं, क्योंकि ये कैपिटल एसेट होते नहीं तो इसका गेन होना ही नहीं चाहिए, ये गेन होना ही नहीं चाहिए। इनकम ऑफ डेयरी फार्मिंग ऑन रूरल, डेयरी फार्मिंग इज नॉट कवर्ड अंडर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इसलिए ये टैक्सेबल होना चाहिए। बस, तो आपकी अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो 1,50,000 तो आएगी नहीं, 2 लाख रुपए और 45,000 रुपीज और 4.5 लाख में से 50,000 की स्टैंडर्ड एक्शन भी दे दो, माइनस 50,000 तो ये 1 लाख रुपए वो होगा नहीं दोस्तों। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स ये गलत दिया है, नॉट अ कैपिटल एसेट, आंसर आना नहीं चाहिए। मतलब आपकी कैपिटल एसेट होता ही नहीं ना तो कहां से आएगा, तो ये 1 लाख नहीं आना चाहिए, 50,000 पे आना चाहिए बस। तो 6,95,000 शुड बी द आंसर, 6,95,000 होना चाहिए। और इस पे क्योंकि ये 83 इयर्स का है, सीनियर सिटीजन्स के लिए आपको पता होगा टर्म डिपॉजिट्स पे एफडी पर आपको 50,000 रुपए की क्या मिलती है, 80 टीटीबी में डिडक्शन मिलती है, 80 टीटीबी में, तो आपको यहां पे 80 टीटीबी का बेनिफिट मिल जाएगा 50,000। और बस यही था इसके अंदर 645। ओल्ड रिजीम में क्वेश्चन करना था क्या? हाँ ओल्ड रिजीम में करना था, तो ये तो और भी आसान है, ठीक है। तो बस ये था। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है 6 नंबर के लिए और मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपको दिक्कत आई हो क्योंकि आसान क्वेश्चन था ये, 6 नंबर आपके पूरे होने चाहिए। फोर्थ का ये है ए पार्ट और इसके अंदर कुछ इस प्रकार आप समझो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है ऑन सेल ऑफ शेयर्स एसटीडी नॉट पेड, तो ये जो लॉस है ये तो गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा, तो आप इसके साथ सेट ऑफ कर दो और ये हो गया 0, ये बचा 140 का लॉस। अब आपको पता है 140 का लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कोई दिया नहीं क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही जा सकता है और लॉन्ग टर्म गेन मुझे और कोई नहीं दिख रहा, तो दोस्तों ये तो कैरी फॉरवर्ड ही होना होगा। आगे सैलरी इनकम दी हुई है 2 लाख रुपए, हाउस सब्सिडी का लॉस दिया है, हाउस सब्सिडी का लॉस कैन बी सेट ऑफ विद एनी हेड। अगर ये ओल्ड रिजीम है न्यू रिजीम है पहले तो ये देख लो क्वेश्चन, क्योंकि नए रिजीम से कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो क्वेश्चन में शिफ्टिंग आउट यानी ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम है, ये भी आसान हो गया, ओल्ड रिजीम है। तो बच्चों यहां पर बिजनेस इनकम आपको टेक्सटाइल बिजनेस इनकम दी है आफ्टर अलाउइंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ओके। हाउस सब्सिडी का लॉस की हम बात कर रहे थे तो हम ये सेट ऑफ कर सकते हैं ना, कर दो सेट ऑफ, कितना रह गया 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए सैलरी इनकम रहेगी। और शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म, इसका कुछ नहीं करेंगे बच्चों, नो ट्रीटमेंट, बोलो हाँ या ना, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ की बात करें 21,000 रुपए, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन नंबर 80C में। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ पेड बाय चेक ये हो जाएगी 80D में। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये 24 और 5 टोटल 29, और आपको मैक्सिमम 25 ही ले पाओगे क्या, चेक करें एज देख लो एक बार, एज बच्चों इसमें एज नहीं दी हुई, पूरी 25 मिल जाएगी, पूरी 25,000 की रिडक्शन मिल जाएगी, 24 + 5 आपको 25 से ज्यादा मिलती नहीं, खत्म। मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस तो बच्चों क्या करोगे, इसको तो आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ ही जाएगा, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा, तो ये तो गया। टेक्सटाइल बिजनेस की इनकम दी हुई है, कोई लॉस है तो सेट ऑफ कर दे, कोई लॉस मुझे दिख नहीं रहा, क्या मुझे कोई लॉस दिख रहा है, सेट ऑफ बिजनेस लॉस नहीं दिख रहा। यहां पर अगर मैं देखूं इसके पार्ट में एक कैरी फॉरवर्डेड लॉस है जो कि 8वां साल है, लास्ट ईयर है, तो मतलब ये लॉस बिजनेस लॉस तो बिजनेस इनकम क्या सेट ऑफ हो सकता है, तो ये बिजनेस इनकम कुछ दी है क्या वो देख लेते हैं। यस दोस्तों बिजनेस इनकम मुझे दी हुई है, कितने की दी हुई है 1 लाख, तो मैं ये पूरा का पूरा सेट ऑफ कर दूं क्या, हाँ मैं पूरा सेट ऑफ कर देता हूं, 1 लाख रुपए सेट ऑफ कर देता हूं, कितना है कितना लॉस 1,20 था, तो भाई ये जो 20,000 रुपए है ये तो कैरी फॉरवर्ड करने का कोई फायदा नहीं, ये तो लैप्स हो गया, हाँ या ना, ये तो लैप्स हो गया, खत्म हो गया। तो बस ये हो गया हमारा 1,40 का ये लॉस बचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड, ये 0 हो चुका है, ये 280 हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1,20 280 4 लाख, बस खत्म। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कैरी फॉरवर्ड बताना था,
डिडक्शन मैंने आपको बताई दी कहां कहां होनी है, खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा डीटी का पेपर। इसके अंदर तो यही था, विच ऑल पर्सन आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली फाइल द रिटर्न ऑफ लॉस एज पर सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स। आपको याद है कि लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हर पर्सन को रिटर्न भरनी जरूरी है एज पर सेक्शन 80। कौन कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए ये सब आपको यहां पर मेंशन करना चाहिए था एज पर सेक्शन नंबर 80। हमने पढ़ा है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस, बच्चों वही है कि आपको बिलेटेड, अगर आपने रिटर्न ऑफ लॉस नहीं भरा तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, प्लस आप डिडक्शंस 80 आई सीरीज का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाओगे, है ना। और आपको नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस में आप, यही था ना रिटर्न ऑफ लॉस का, आपको बस यही 2-3 नुकसान थे, कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये भी हम लोगों ने रिटर्न फाइलिंग के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, रिटर्न ऑफ लॉस को नॉन फाइल करने का, अगर आपने कुछ नहीं फाइल किया, नॉन फाइल मतलब फाइल नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है। कुछ वो अच्छा इसके अंदर कुछ वो भी थे ना, डेप्रिसिएशन जिसकी डिडक्शन मिल जाती है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, इसकी सेट ऑफ इसकी डिडक्शन मिल जाती है, बस बाकी के नहीं होते, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, मतलब क्या ही मैं बोलूं, 4 नंबर का। आपने और ऑप्शन है तो आप ये भी कर सकते थे। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अपडेटेड रिटर्न, ये भी आसान है, मेरे ख्याल से थ्योरी क्वेश्चन, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं दोस्तों जीएसटी पर, सेक्शन बी जीएसटी। अब बच्चों जीएसटी मैं आपको सच बताऊं तो बढ़िया है, बढ़िया मतलब दिमाग हिलाने वाला था। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बट फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या है। गैलेक्सी क्यू प्राइवेट लिमिटेड है रजिस्टर्ड पर्सन इन भरूच गुजरात, engaged in the various lines of business, provided the following details regarding its transactions made during the month of May 2024. Supplied a latest technology laptop with touchscreen option to MD friend. ओपन मार्केट वैल्यू आपको दी हुई है 90,000। देखो एमडी के फ्रेंड को देते हो, अगर आप देते हो तो ये 60,000 रुपए का फ्रेंड को दे रहे हो, देखो ये रिलेटिव तो है नहीं, तो यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी रहेगी, 60,000 ही रहेगी। इसमें क्या ही दिक्कत है, 60,000 ही रहेगी, 90,000 से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटेड लेटर कार्ड सप्लाई किए हैं और लोगो डिजाइन वॉज सप्लाइड बाय एमके इंडस्ट्रीज आउट ऑफ 5 लाख, मटेरियल कॉस्ट वॉज 4 लाख, बैलेंस वॉज प्रिंटिंग कॉस्ट। तो टोटल मिला के अगर हम देखूं 4 लाख रुपए का मटेरियल, प्रिंटिंग 5 लाख रुपए। बच्चों ये कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर हम लोगों ने क्लैरिफिकेशन में पढ़ा है, कॉम्पोजिट सप्लाई में क्लैरिफिकेशन में पढ़ा है, ठीक है, कॉम्पोजिट सप्लाई में क्लैरिफिकेशन में पढ़ा है। यहां पर हम इसको कौन सी सप्लाई मानेंगे, हम इसको मानेंगे कि आपने प्रिंटिंग सर्विस दी है। क्या दी है, प्रिंटिंग। अगर आप ध्यान से देखो प्रिंटेड लेटर कार्ड्स, इसमें अगर मैं इसको कॉम्पोजिट मानता हूं तो यहां पर जीएसटी रेट कौन सा वाला लगेगा, जो भी आपका लेटर कार्ड्स है, तो यहां पे लेटर कार्ड्स गुड्स सप्लाई होगा, ये भी गुड्स माना जाएगा दोस्तों, और ये भी गुड्स माना जाएगा। क्या गुड्स का जीएसटी रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, गुड्स का जीएसटी रेट है 6 और 6 12% और सर्विस का जीएसटी रेट है 9 और 9 18%। ओके, तो ये भी गुड्स ही होगा, सर्विस नहीं होगा, क्लियर। आगे आ जाओ। प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस थ्रू ईसीओ 12,58,000। बच्चों ये एक सर्विस है 12,58,000 की, बट इसके ऊपर जीएसटी का रेट पूरा का पूरा लग जाएगा। क्या ये सर्विस ईसीओ के थ्रू दी गई है, हाँ, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस थ्रू ईसीओ, Who is liable to pay GST? ये तो रिवर्स चार्ज में आ जाता है, बट हां मुझे याद आ रहा है ओमनी बस इसके अंदर कवर होगा या नहीं, इसके अंदर कवर नहीं होगा मेरे हिसाब से, रिवर्स चार्ज तो ये आरसीएम में आना चाहिए, रिवर्स चार्ज के अंदर आना चाहिए। क्वेश्चन ने क्या मांगा है, जीएसटी मांगा क्या है क्वेश्चन ने मांगा है फाइनली कंप्यूट द नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश। मतलब रिवर्स चार्ज की अगर मैं बात करूं, ईसीओ चार्ज की मैं बात करूं, तो ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी, है ना, सेक्शन नंबर 95, नॉट आरसीएम बट 95 लग गया, ठीक है, 95 ईसीओ चार्ज। प्रोवाइडेड केटरिंग सर्विस टू एक्सेल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना बिहार विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। बच्चों इसका क्या करेंगे, सर्विस दी है केटरिंग सर्विस, इट इज टैक्सेबल 2,12,000 रुपए, इस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा, ये एक सर्विस मानी जाएगी। आगे आ जाओ।
मेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन टेरिटोरियल वाटर्स टू ब्लू वाटर registered in state of Maharashtra. Such place of territorial waters was at distance of 5 nautical miles to the baseline of coastal state of Gujarat and 7 nautical miles to the baseline of coastal state of Maharashtra. बच्चों आप लोग ये जो सप्लाई कर रहे हो ये एक इंटरस्टेट सप्लाई भी हो सकती है, क्योंकि आप हो कहां के, देखो सप्लाई जो है वो गुजरात से, आप कहां कर रहे हो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये इंटरस्टेट सप्लाई है, टेरिटोरियल वाटर्स में है, बट at a distance of 5 nautical miles baseline of coastal state of Gujarat. तो ये तो कोस्टल स्टेट ऑफ गुजरात है, तो बच्चों ये 5 नॉटिकल माइल गुजरात और बाकी 7 नॉटिकल माइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस पूरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये कि इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा या इंटरस्टेट, ये चेक करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो ब्लू वाटर को सप्लाई किया इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो ऐसे केस में टेरिटोरियल वाटर्स में अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी प्लेस ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ही होना चाहिए, महाराष्ट्र का ही है ना सप्लायर भी, नहीं गुजरात का है। मेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन टेरिटोरियल वाटर्स टू ब्लू वाटर रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो यहां पर महाराष्ट्र में सप्लाई करा है, कहां से, गुजरात से महाराष्ट्र में। ये एक इंटरस्टेट है, सप्लाई गुजरात की है, मगर क्या इसकी सेग्रीगेशन दी है क्या क्वेश्चन में, क्या इसके ऊपर कुछ अलग से दिया है क्या, नहीं दिया। नहीं दिया बच्चों। अगर मैं कह रहा हूं मैं ये सप्लाई कर रहा हूं 4.5 लाख का, तो देखो जीएसटी तो लगना चाहिए, और इस 4.5 लाख पर कौन सा जीएसटी लगेगा, ये इंटरस्टेट लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, इंटरस्टेट। क्या सप्लाई किया, गुड, तो गुड वाला जीएसटी रेट लगेगा, यानी 12% गुड्स। आगे परचेज गुड्स फ्रॉम डीके रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन डीलर, देखो ये वाला केस तो क्या हो गया, आपने आईटीसी तो मिलेगा नहीं, तो ये आपका कुछ भी इसका कोई काम नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर से ना, आईटीसी तो मिलेगा नहीं। आगे आ जाओ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइलिंग इनवॉइसेस अकाउंटेंट आइडेंटिफाइड इनवॉइसेस डेट 31 March 24 इशूड बाय मिस्टर महाजन whose residential house was taken on rent for MD of the company for his residential use. Invoice was 50,000. देखो ये महाजन मतलब कंपनी ने सर्विस ली है दोस्तों, रेजिडेंशियल हाउस रेंट पे लिया है, बिजनेस के लिए लिया है, नाम में रेजिडेंशियल जरूर है बट है तो बिजनेस के लिए। दोस्तों क्या ये बात समझ में आ रही है, इस पे जीएसटी बिल्कुल लगेगा, ये बिजनेस के लिए लिया गया है, आरसीएम लगेगा, रिवर्स चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आई, ये बिजनेस है, कमर्शियल, ये पर्सनल रेजिडेंशियल नहीं है, दिस इज नॉट रेजिडेंशियल, है रेजिडेंशियल बट एमडी के लिए लिया गया ना यार, तो कंपनी पैसा दे रही है, रिवर्स चार्ज। इज दैट क्लियर एवरीवन, तो रिवर्स चार्ज। तो आपको क्वेश्चन में क्या मांगा है, टोटल नेट जीएसटी पेबल, तो भाई देखो आपको क्या करना चाहिए, जीएसटी पेबल निकालना चाहिए, गुड्स पे 60,000 रुपए के ऊपर आपको निकालना चाहिए कितना परसेंट, 12%। 5 लाख रुपए के ऊपर आपको निकाल देना चाहिए 12%, ठीक है। फिर इसके बाद 1258 बच्चों ये ईसीओ चार्ज में आ जाता है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए, नो जीएसटी। और अगर मैं बात करूं प्रोवाइडेड केटरिंग सर्विस टू एक्सेल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना 2,12,000, तो इस 2,12,000 रुपए के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए कितना, 12% नहीं 18%। और 4.5 लाख रुपए इस पर लगना चाहिए कितना, 12% आईजीएसटी। इस पे आईटीसी कुछ मिलेगा नहीं, और इसके अंदर आरसीएम लगेगा 50,000 रुपए के ऊपर, ये सर्विस है तो ये इस पर भी 18%। इज दैट क्लियर, बस आपको टोटल करके बताना है कितना पेबल बाय कैश होगा। देखो जब कभी आरसीएम की बात करते हैं ना, तो आरसीएम इज ऑलवेज टू बी पेड बाय कैश लेजर, ये तो बाय कैश लेजर ही पे करोगे, है ना। और बाकी के लिए क्रेडिट के इस्तेमाल, आप क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल कर सकते हो, बट मुझे क्रेडिट तो दिख ही नहीं रहा, कोई क्रेडिट तो दिख ही नहीं रहा, कहां से क्रेडिट मिलेगा, कोई क्रेडिट तो मुझे दिख ही नहीं रहा, मतलब क्या ही है, मैं टाइम पास किया हुआ है। बस ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली
जीएसटी क्रेडिट कैश, कोई क्रेडिट लेजर, कुछ क्रेडिट है ही नहीं, तो कहां से देंगे? बस, तो मेरे हिसाब से ये आंसर कंप्लीट है। आपको बस टोटल आउटपुट टैक्स ही बताना था, यहां पर क्रेडिट मिलेगा नहीं। इज दैट क्लियर? 5 का मैं बी पे आ गया हूं। अच्छा 5, अच्छा क्रेडिट इसका मिल जाएगा पे करने के बाद, इसका मिल जाएगा, पे कर दोगे ना कैश लेजर से, बाद में इसका क्रेडिट मिल जाएगा 9,000, मतलब ये बाद में मिलेगा पे करने के बाद, पहले आप कैश लेजर पे कर दो फिर मिलेगा। ये बातें आपको पता है। 5 का बी, गामा मल्टीप्लेक्स रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब गिविंग द फॉलोइंग डिटेल्स। बताओ, 200 रुपए की टिकट पर पर्सन आपने बेची, ओके मूवी टिकट्स, और स्नैक्स आपने बेचे 250 रुपए पर टोकन। स्नैक क्वांटिटी विल बी मोर व्हेन कंपेयर टू कॉम्बो ऑफर। ओके, स्नैक्स बेचे हैं तो ये तो रेस्टोरेंट सर्विस हो गई, और टिकट की सर्विस हो गई 200 रुपए, तो इस पर जीएसटी जाएगा। बोलो हाँ या ना, इस पे जीएसटी जाएगा। क्वेश्चन मांग क्या रहा है वैसे? फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024, एक सेकंड, Gamma Multiplex Limited situated in Punjab made the following supplies। 10,000 टिकट कॉम्बो ऑफर दे रहा है, तो 2,500 टिकट्स, 2,500 टिकट्स उसकी सिर्फ टिकट्स बिक रही है। तो बहुत सिंपल है यार, आपको जीएसटी रेट निकालना है। 2,500 मल्टीप्लाई बाय टिकट्स का जीएसटी रेट लिखा है मूवी टिकट्स का, यस 18%। तो 2,500 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी दी है? वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी दी है? वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पर कितनी दी है? यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई दी है टिकट की 200 रुपए पर पर्सन, है ना? तो ये 200 रुपए पर पर्सन के हिसाब से, एक सेकंड बच्चों, ये ना बार बार इसको ठीक कर देता हूं यहां पर, अब ठीक है। तो ये 200 रुपए पर पर्सन है, यहां पर 200 मल्टीप्लाई बाय 2,500, ये टैक्सेबल होना चाहिए। आप सिनेमा हॉल का काम करते हो, आप मूवी टिकट्स बेचते हो, तो क्या करोगे बताओ? 200 रुपए की टिकट बेची है, तो 200 रुपए वाली टिकट है, कितनी टिकट्स हैं? 2,500, तो 2,500 इंटू 200 इंटू 18%, एक तो ये होगा। फिर इसके बाद 10,000 टोकन ऑफ स्नैक्स बेचे हैं, और स्नैक्स का जीएसटी रेट आपको दिया ही हुआ है, और 250 रुपए की वैल्यू है, तो 1,000 इंटू 250 मल्टीप्लाई बाय जीएसटी का रेट क्या है स्नैक्स के लिए? 5%, तो रेस्टोरेंट वाला जीएसटी रेट है 5% लगा दिया, खत्म। अब कॉम्बो ऑफर की बात करें, अब कॉम्बो ऑफर की अगर हम बात करें ना, तो बच्चों यहां पर कॉम्बो ऑफर 350 पर पर्सन है, विच इंक्लूड 200 रुपए टिकट के और 150 रुपए स्नैक के, ठीक है। अब यहां पर एक एजम्पशन ली जा सकती है कि क्या ये कॉम्पोजिट है, क्या ये मिक्स है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो काफी सारे, मतलब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मैं मल्टीप्लेक्स हूं, और मल्टीप्लेक्स में 10,000 टिकट्स कॉम्बो ऑफर के बेच रहा हूं, मतलब ज्यादातर सप्लाई मेरी इसी चीज की होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये नेचुरली बंडल्ड है? हो सकता है, और हो सकता है ना भी हो। दोस्तों मैं इसमें एजम्पशन बेस पे, कॉम्पोजिट या मिक्स के बेसिस पे अपना आंसर सुनाऊंगा। अगर मैं इसको एजम्पशन ले लेता हूं कि नहीं, ये टिकट जो है कॉम्बो ऑफर पे मिक्स सप्लाई होनी चाहिए दोस्तों, तो गलत नहीं है। तो आप यहां पर जीएसटी का रेट क्या लगाओगे? मिक्स सप्लाई वाला। और मिक्स सप्लाई में क्या होगा? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगाया जाता है। हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कौन से वाला लगेगा? 18%, हाँ या ना? तो ऐसे केस में 10,000 टिकट्स मल्टीप्लाई बाय टिकट्स की ये जो था कॉम्बो वाले, वैल्यू कितनी थी? 350, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 18% मैं लगा दूंगा। क्या ये बात क्लियर है? बट अगर मैं इसको कॉम्पोजिट मान लेता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये काफी ज्यादा सर्विस सप्लाई हो रही है, इसलिए कॉम्पोजिट है, नेचुरली बंडल है। अगर ऐसा है तो ऐसे केस में ये 10,000 जो टिकट्स हैं मल्टीप्लाई बाय 350, ये अगर कॉम्पोजिट है तो प्रिंसिपल सप्लाई वाला जीएसटी रेट लगाएंगे, और प्रिंसिपल सप्लाई इसके अंदर होगी क्या? सिनेमा।
है ना, सिनेमा मूवी टिकट ही तो होगी, तो वो भी 18% ही आएगा। तो आंसर ओवरऑल 18% ही रहेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? खत्म। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नया है इसलिए डिफरेंट लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई ऐसी कोई खास मुश्किल वाली बात नहीं थी, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात। 6 का ए पार्ट, अगर मैं 6 का ए पार्ट देखूं तो लिखता है नूतन लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इंदौर मध्य प्रदेश, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पेड रेम्यूनरेशन टू मिस्टर मदन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। अब देखो डायरेक्टर की जो सर्विसेज होती है ना, वो डायरेक्टर की सर्विसेज पे अगर टीडीएस 192 वाला है तो ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सर्विस है, और अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय सर्विस है तो बच्चों ये तो नेगेटिव लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट। ऐसे केस में तो जीएसटी लगता ही नहीं, बट 194J वाला ये सर्विस पे जीएसटी लगेगा। तो 11,50,000 20 में से 11,50,000 रुपए पर आरसीएम लगेगा। क्या लगेगा? आरसीएम। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं रिवर्स चार्ज में सर्विस ले रहा हूं ना, तो यहां पर जीएसटी मुझे पे करना होगा। कंपनी सर्विस ले रही है डायरेक्टर से, प्रोफेशनल 11.5 लाख रुपए हम इसको दे रहे हैं, तो जीएसटी आरसीएम में लगेगा। पेड रेंट टू इंडियन रेलवेज रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश फॉर इट्स प्रॉपर्टी लोकेटेड इन द सेम स्टेट विच वाज टेकन ऑन लीज बाय द कंपनी। बच्चों रेंट पे किया है इंडियन रेलवेज को, इंडियन गवर्नमेंट को, रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश फॉर प्रॉपर्टी लोकेटेड इन द सेम स्टेट। तो अगर आप कोई लोकेटेड प्रॉपर्टी का रेंट देते हो किसको? गवर्नमेंट को, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा, अगर आप ये बिजनेस रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है ना, तो यहां पर भी लगेगा दोस्तों रिवर्स चार्ज। क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज। और यहां पर इस 125 पर भी आपको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी, पेड रेंट टू इंडियन रेलवेज, है ना। तो मतलब आप सर्विस रिसीव कर रहे हो तभी तो आप दे रहे हो, और इस पर जीएसटी आप खुद पे करोगे 1,25,000 रुपए पर। क्या ये बात क्लियर है? आगे आ जाओ। पेड टू XYZ security services for providing security services to its warehouse across the state. Security agency is not registered under GST. Security private service limited को सर्विस दे रहे हो। आप कौन हो? आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, सर्विस दे रहे हो किसी कंपनी को, यहां पर नहीं, पेड टू XYZ, तो मतलब आप सिक्योरिटी सर्विस ले रहे हो, बेसिकली यू आर रिसीविंग द सर्विस, आप रेसिपिएंट हो। आपको याद होगा सिक्योरिटी एजेंसी जो है ये रजिस्टर्ड नहीं है, यानी ये अनरजिस्टर्ड है। ओके, अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में जीएसटी कौन देगा? सिक्योरिटी एजेंसी तो अनरजिस्टर्ड है, तो एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, हु विल बी लायबल टू पे जीएसटी? रजिस्टर्ड। तो मेरे हिसाब से तो इस पर जीएसटी जाना चाहिए, और यहां पर लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बच्चों याद आ रहा होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज, मैं आपको दिखा देता हूं, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये देखो सिक्योरिटी सर्विसेज जब मैं पढ़ता हूं तो यहां पर लिखा है सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में, और ये रहा, है ना, सिक्योरिटी सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। बट अगर आप ये सर्विस दे रहे हो गवर्नमेंट को, क्या ये गवर्नमेंट तो नहीं था ना? नहीं, गवर्नमेंट नहीं था, नहीं था, तो ऐसे केस में नहीं। बट अगर आप सर्विस दे रहे हो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सिक्योरिटी एजेंसी रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट हो गई ना ये तो। ओहो, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट हो गई तो वो खुद जीएसटी पे करेगी, आरसीएम नहीं लगेगा बेटा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज, तो जीएसटी नहीं लगेगा इसमें, आपको पे नहीं करना, वो पे करेंगे अपने आप, हमें पे नहीं करना। क्या मेरी बात क्लियर है? हमें पे नहीं करना, सो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, हमें पे नहीं करना। ओके, पेड फीस टू लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ द कंपनीज फैक्ट्री लाइसेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। पेड फी टू लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ द कंपनीज फैक्ट्री लाइसेंस। तो बच्चों इस केस में गवर्नमेंट की सर्विस, अगर आप गवर्नमेंट को ये सर्विस देते हो, है ना, और वो 5,000 रुपए से क्या होती है? 5,000 रुपए से क्या होती है? कम होती है। बच्चों ये हमने एग्जाम्शन में पढ़ा हुआ है कि अगर आप कोई सर्विस देते हो गवर्नमेंट को जो कि 5,000 रुपए से कम होती है या तक होती है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगता, नो जीएसटी। ये जीएसटी से क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीएसटी से एग्जेम्प्ट।
इज दैट क्लियर एवरीवन? बस तो ये क्वेश्चन था, और कुछ था नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन बस थोड़ा सा टेक्निकलिटी था। प्लेस ऑफ सप्लाई 5 नंबर का क्वेश्चन। मार्क्सी फार्मास्यूटिकल्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एट जयपुर राजस्थान हायर सरगम इवेंट एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एट सागर एमपी फॉर इट्स एनुअल इवेंट टू बी हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। तो इवेंट कहां पे होने वाला है? गांधीनगर में। बट क्या आप एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो प्लेस ऑफ सप्लाई? यस। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज एमपी। बोलो हाँ या ना? सो आंसर शुड बी, पहले पार्ट का आंसर शुड बी एमपी। इज दैट क्लियर? अगर आप सर्विस दे रहे हो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? इवेंट के केस में एनुअल इवेंट सर्विस दे रहे हो, अच्छा ये सॉरी, ये हायर्स, ये सप्लायर है, आई एम वेरी सॉरी, ये गलत मैंने लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ये सप्लायर है, ओके, ये सप्लायर है ना, ये सप्लायर है, सप्लायर, और ये रेसिपिएंट है, मैंने उल्टा लिख दिया, ये रेसिपिएंट है, ठीक है। तो आंसर शुड बी रेसिपिएंट। इज दैट क्लियर? क्योंकि रजिस्टर्ड है ना ये बंदा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी राजस्थान। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? PSL Limited, a registered person in Chandigarh, Punjab, orders from CMR Limited, a registered person in Ranchi, Jharkhand, for delivery of goods to MHT, a registered person in Ranchi, Jharkhand. You are required to compute place of supply. क्या होगा place of supply? Registered person PSL orders from CMR, मतलब CMR को ऑर्डर दिया, तो सप्लायर हो गया ये सप्लायर, और ये हो गया रेसिपिएंट, फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू MHT झारखंड। तो डिलीवरी हो रही है झारखंड में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में? गुड्स की डिलीवरी है ना, तो ये हो गया 10(1)(a). तो जहां पर गुड्स की क्या की जाए, बट ये तो बिल टू शिप टू मॉडल है। अगर हम देखें ये बिल टू शिप टू मॉडल है, बिल किसको बना के देंगे हम? रजिस्टर्ड पर्सन इन, नहीं, बिल हम किसको बना के देंगे? पंजाब बिल टू, और शिप टू किसको किसको मूवमेंट करा रहे हैं हम? शिपमेंट करा रहे हैं इधर, और ये तो सप्लायर है, तो बिल इसको ऊपर बनेगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? पंजाब, यही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या ये बात क्लियर है? आंसर शुड बी पंजाब। डन। दोस्तों 7th का ए पार्ट, रामेश्वर इंडस्ट्रीज इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इन द स्टेट ऑफ असम, इट मेक्स इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज। और आपको बताना इसमें क्या है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बड़ा ही आसान है। असम में सेमीकंडक्टर यानी गुड्स का काम करते हो, हज, गुड्स का काम करते हो हज, और यहां पर लिमिट कितनी है? 40 लाख। तो 40 लाख जब क्रॉस हो जाएगी तब आप लायबल हो जाओगे। तो आंसर इज अप्रैल 28 पहले पार्ट का आंसर 28 अप्रैल। पीरियड फॉर विच रिवाइज इनवॉइस कैन बी इशूड, रिवाइज इनवॉइस कब इशू होगा? लायबल होने के 30 डेज में अप्लाई करना होता है, कर दिया, और आपने सर्टिफिकेट आया इस डेट पर, तो 28 अप्रैल से लेकर 29 मई तक ये आंसर रहेगा। आया ना? कितने टाइम के अंदर रिवाइज इनवॉइस करना होता है? विद इन 1 मंथ करना होता है, तो आंसर शुड बी 29 जून, विद इन 1 मंथ। इज दैट क्लियर एवरीवन? विद इन 1 मंथ। नाउ इसके बाद ये थ्योरी क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, क्या आप एरर रेक्टिफाई कर सकते हो? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या ओमिशंस इन रिटर्न, सेक्शन नंबर 39। आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, एक्सेप्शन टू द रेक्टिफिकेशन, टाइम लिमिट फॉर सच मेकिंग सच रेक्टिफिकेशन। ये बात मेरे को लगता है आसानी से हो गया होगा, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। CBIC has issued a recent clarification of time of supply in respect of supply of services of construction of road and maintenance thereof of National Highway Project of National Highway Authority of India in hybrid annuity model. Briefly discuss the said clarification. दोस्तों ये टाइम ऑफ सप्लाई की क्लैरिफिकेशन है। मुझे बहुत ही कम लगता है कि कुछ बच्चों ने इसके ऊपर पढ़ा हो पॉइंट। बच्चों ये हाईवे वाला जो प्रोजेक्ट है, इसको गवर्नमेंट ने कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोला है। ये एक सर्कुलर क्लैरिफिकेशन आई थी और इसी की बात हो रही है। ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है।
और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में बस इतनी बात बतानी है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बनाई गई थी, और ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में अगर हम बात करें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में टाइम ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो इनवॉइस कब रेज करना चाहिए, पहले तो ये इनवॉइस कब रेज करना चाहिए, विद इन, या तो एग्रीमेंट हो रखा है तो पेमेंट का एग्रीमेंट, पेमेंट की डेट एग्रीड है तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर पेमेंट एग्रीड नहीं है तो पेमेंट अगर एग्रीड नहीं है तो जो भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट होगी, जो भी डेट ऑफ जिस डेट पे एक्चुअल पेमेंट होगी, अगर ड्यू डेट एग्रीड नहीं है, डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। और लास्ट था इस केस में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में कि अगर कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन इवेंट से कनेक्टेड है तो कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन इवेंट। तो आपको यही बातें इसके अंदर मेंशन करनी थी, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में लिखना था, खत्म। तो यही था बस। और तो ईवीडब्ल्यू भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा। और ये एग्जेम्प्ट होता है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ओल्ड एज होम वाला। लिस्ट एनी सिक्स स्टेट टैक्सेस टू बी सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 6 टैक्सेस सब्ज्यूम्ड, आपको पता ही है, ठीक है। तो दोस्तों बस ये है। और पेपर मैं ओवरऑल कहूंगा जीएसटी के अंदर कुछ क्वेश्चन थे जिन्होंने आपको तंग किए होंगे। जैसे वन ऑफ द टॉपिक जो मुझे लगता है, एक तो ये है 5 नंबर का, जहां पर आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। इसमें मुझे नहीं लगता पूरे 5 नंबर पूरे होने चाहिए, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपसे 1 या 2 मिस्टेक पॉसिबल है कि आपने करी हो, बट फिर भी स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे लगता है कि आसान था, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा। और एक जीएसटी का जो पहला क्वेश्चन था वहां पर भी दिक्कत थी, ठीक है। ये वाला भी मुझे लगता है कि इजी था, और मुझे लगता है इसमें भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट होगा। यहां पर मे भी कुछ मिस्टेक की हो बच्चों ने, तो कोई बात नहीं, एक आधी मिस्टेक चलती है दोस्तों, फिर भी नंबर मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो दैट्स इट फॉर द डे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियो देखी पूरी की पूरी। अभी भी कोई गुंजाइश हो, कोई भी चीज़ की गलती हो, आपको लगता है कुछ गलत बोला मैंने, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ गलत मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर उस पर जवाब दूंगा, ठीक है। और थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।